DPO रहीम यार खान, असद सरफराज खान, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। कुछ सवालात हैं मेरे जहन में, उससे पहले मैं अपना तारफ़ करा दूँ। जैसा कि यकीनन आपके साथ एक मुलाकात है, मगर मुमकिन है आप भूल चुके हों। मेरा नाम कमर इकबाल जतोई है, मेरा ताल्लुक़ खानपुर से है, शोबा सहाफ़त से 1990 से वाबस्ता हूँ। यकीनन इन 31 सालों में मैंने बड़े SSP देखे होंगे, बहुत DPO देखे होंगे, SDPO देखे होंगे और SHOs भी देखे होंगे। यहाँ ऐसी वेव्स भी आईं जराइम की कि जब सोहेल ज़फ़र चट्टा जैसे लोग अंडे फ्राई करते थे और हाफ फ्राई करते थे तो लोग तालियां बजाते थे, हालांकि उनमें से कई बिल्कुल नाहक, मासूम और फरमाइशी भी होते थे, मगर उनके फ्राई होने से जराइम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ उनका। आप जब इब्तदा में आए और आपने जिस तरह मीडिया पर्सन से पूरे ज़िला में मुलाकातें की, आपका एक बहुत अच्छा तासुर था। वो तासुर ज़ाइल हो गया है क्योंकि आप मीडिया पर्सन्स को मुलाकातें करने नहीं, हाथ फेरने के लिए आए थे। आपका तासुर, आपके शहर से हम निकल आए हैं क्योंकि जिस अंदाज में पूरे ज़िला में जराइम में इजाफा हुआ है, चोरी, डकैती और राहज़नी की वारदातों में इजाफा हुआ है, कत्ल, संगीन जराइम, इसके अलावा ज़िना, बिलजबर, बच्चों के साथ बदफेली, उसमें इजाफा हुआ है। मोटरसाइकिल चोरी, उसकी तो कोई हद ही नहीं है कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदात कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों? किस मर्ज की दवा हैं आप? पुलिस किस मर्ज की दवा होती है? पुलिस ने हमें प्रोटेक्शन देनी है, पुलिस फोर्स है जिस पर लोग एतबार करते हैं। पुलिस को जितना मर्जी है तनकीद का निशाना बनाएं, बुरा भला कहते हैं, करप्ट कहते हैं, रिश्वतखोर कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, मगर उसके बावजूद उसी चेहरे पर जब कोई बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले वो पुलिस को कॉल करता है। इसका मतलब है पुलिस को इतना बुरा भला कहने के बावजूद पुलिस पर भरोसा करता है। हम आप पर अब भी भरोसा करते हैं, मगर हजूर आप अपनी कुछ सरिश तब्दील कीजिए या आप तब्दील हो जाए। आखिरकार आज हमें बोलना पड़ा। गो हमारे बोलने से आपका कोई तबादला नहीं हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि जिनके हाथ में आपकी तबादले की चाबी है, आप उनके मुंशी के चिट पर भी SHOs लगाते और हटाते हैं, तो आपका तबादला उन्हीं के कहने पर होगा, उन्हीं के बोलने पर होगा, हमारे कहने पर नहीं होगा। मगर उसके बावजूद हम इस धरती माँ का हक अदा कर रहे हैं। अगर मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ, सहाफ़त के शोबे से, तो मेरा काम है कि मैं अपना कलम उठाऊँ और अपना कैमरा उठाऊँ और अपनी ज़बान खोलूँ, ज़बान को ताले ना लगाऊँ, मसरत के शिकार ना हूँ। मैं कोई चटी दलाल नहीं हूँ, मैं कोई पुलिस का टाउट नहीं हूँ कि मैं चुप रहूँ। DPO साहब, जान की अमान पाऊँ तो हुजूर अर्ज़ करूँ, गुज़श्ता 24 घंटे में इनके परसों और कल 2.5 दर्जन चोरी की वारदातें हुई हैं ज़िला रहीम यार खां में। 30 से ज़ायद चोरी की वारदातें हुई हैं। होती हैं वारदातें, कहाँ नहीं होती, मगर ट्रेस कैसे करते हैं? आपको एक मिसाल दे दूँ, आप सुनना पसंद करें तो। रहीम यार खां शहर में एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करने के बाद सुबह सवेरे घर की जानिब जा रहा था। उसे रास्ते में एक नोकिया मोबाइल, जो कोई 1000-1200 का भी आजकल नहीं होगा, वो उसे नज़र आया। उसने उठाया तो उसके साथ ही उसके 2 मोबाइल और भी पड़े थे। वो 3 मोबाइल उठा कर ले आया घर, 2 अपने बच्चों को दे दिए। अब वो सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी 9-10 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसको तो ऐसे लगा जैसे लॉटरी निकल गई। उसको आखिरकार ट्रेस किया गया क्योंकि वो मोबाइल जो हैं वो डकैती की वारदात में छीने गए थे, और जिन्होंने छीना था उनके लिए वो एक बेकार चीज़ थी, बल्कि वो बहुत बड़े मुखबिर थे। मोबाइल तो खुद बहुत बड़ा मुखबिर होता है, तो वो उसने रास्ते में कहीं फेंक दिए। एक सादा लोग बंदे ने वो उठा लिए, एक अपने पास रख लिया, 2 अपने नौजवान बच्चों को जो 9वीं और 10वीं में पढ़ते थे, 2 उनको दे दिए। छीने गए मोबाइल का जब डेटा निकलवाया गया तो खुरा सीधा सिक्योरिटी गार्ड की जानिब निकला। सिक्योरिटी गार्ड को जब उठाया गया तो उसने कहा कि सही है, मेरे को एक मोबाइल क्या मिले, 3 मोबाइल मिले, एक 2 मेरे बाने का नहीं है। तो उनके बच्चों को उठाया गया, एक 9वीं जमात का, एक 10वीं जमात का। तो अब उस बूढ़े को तो छोड़ दिया गया कि यार बूढ़ा आदमी है, कहीं ये ना हो ये हवालात में कहीं दम तोड़ जाए, ये नया सलाउद्दीन पैदा हो जाए, यहाँ के कई सलाउद्दीन मार दिए जाएँ, आप परवाह नहीं करेंगे, कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगा। वो क्योंकि फैसलाबाद का था, इसीलिए उसके लिए पूरा पंजाब बोल उठा था। खैर वो एक अलग चैप्टर। आपने जितने भी
सर्कल में जितनी भी चोरी डकैती की वारदातें थी सब उस पर डाल दी और वो बच्चे जेल चले गए और जेल जाने के बाद जब वो वापस आए हैं तो मुझे यकीन है कि अब वो एक पक्के और आदी चोर बन चुके होंगे और कुछ अरसे बाद उन्होंने डकैतियाँ भी मारनी हैं। ये आप चोर बनाने और डकैत बनाने की फैक्ट्रियाँ बनाते हैं हजूर। तहसील लियाकतपुर के जनपुर कस्बा के डेरा जत्ता के पास जो सैयद फैमिली को डकैती लगी उसका भी आपको यकीनन इल्म होगा कि ख़वातीन की किस तरह बेहुरमती की गई, किस तरह उनके चादरें छीनी गई, किस तरह उनकी बालियाँ नोची गई, किस तरह उनके सोने के जेवरात उतारे गए। कहाँ हैं DPO साहब? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस ज़िले में बहुत ख़राब है। आप SHOs को बुला लेते हैं, SDPOs को बुला लेते हैं, सारा दिन वो आपके पास रहें, कभी वो हाई कोर्ट में जाएं, कभी सेशन कोर्ट में जाएं, वो आवाम को टाइम क्या देंगे? कैसे चोरी और राजधानी की बढ़ती वारदातों पर एक SHO क्या काबू पाएगा? आप सिर्फ सज़ाएं देते हैं, सज़ाएं ऐसी संगीन सज़ा कि 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, आपने 5 एक SHO की 5 साल की सर्विस भी काटी है। अगर आज वो SHO अल्लाह उसके बच्चों पर उसका साया कायम रखे, आज वो अल्लाह को प्यारा हो जाए तो उसकी बेवा और बच्चों को देने के लिए डिपार्टमेंट के पास कुछ नहीं है। इतनी सज़ाएँ, इतनी खौफनाक सज़ाएँ देते हैं और काम क्या देते हैं आप उन्हें? तफ्तीश में क्या देते हैं? क्या होता है उसको? तफ्तीश के जो मराइल हैं कभी आपने वो दिए हैं? सिर्फ सज़ा देते हैं। जज़ा क्या देते हैं? क्या जो अलाउंस हैं उन पर मुकर्रर हैं वो कभी दिए हैं? वो कपड़े धोने के सुना है, वर्दी धोने के 100 रुपये महीना अलाउंस है, और एक मेडिकल के लिए आपका जो अलाउंस है उसके बारे में सुना है कि 1500 रुपये में वो अपनी पूरी फैमिली का मेडिकल अलाउंस उसे मिलता है। मेरे ख्याल वो भी नहीं दिया होगा। खैर उसको छोड़ दें, बड़े सवाल हैं। अब हम आ जाते हैं पेट्रोलिंग पर। आप पेट्रोलिंग के लिए जितनी गाड़ियों को फ्यूल देते हैं उससे 400 किलोमीटर भी नहीं चलता, और उनसे आप तवक्को रखते हैं कि वो 1000 किलोमीटर की गश्त करें, तो वो हजूर वो कहाँ से करेंगे? वो पैसे कहाँ से लाएंगे? वो क्या अपना पुलिस वाला जो है, ड्राइवर जो है, वो गुर्दा बेचे, अपनी बीवी के जेवर बेचे, या माँ का कोई चीज़ बेचे? कहाँ से लाएगा? वो भी तो आप दें ना। हम कौन सा सवाल उठाएं? कच्चे ऑपरेशन का सवाल उठाएं कि लाखों रुपए का वहाँ पर अखराजात हुए और उसकी आउटपुट क्या है और उसके बदले होता क्या है कच्चा ऑपरेशन, उसका नतीजा क्या निकल आता है, उसके बारे में छोड़ देते हैं उस सवाल को। अब हम आ जाते हैं इसके कि आपने ये 28-27 थाने हैं, उनमें से कोई 20-22 को रंग रोगन कराया, कई की छतें नहीं डलवाई, कई चेक पोस्ट कायम कराई, लोगों से पैसे लिए, SHOs ने पैसे लिए, और बिल किसके पास गया? लोगों ने दिए पैसे। उस इलाके के मत समझें ये लफ्ज़ है मुखैर हजरात, मुखैर को ये एक आद होता है, बाकी सब वो लोग होते हैं जो माफिया का हिस्सा होते हैं। जब आपका SHO मुझसे पैसे तलब करेगा कि 50,000 रुपये दें, 20,000 दें, 50-40,000 दें, गाड़ी के टायर डलवाने हैं, चेक पोस्ट की मरम्मत करवानी है, थाने को रंग रोगन कराना है, तो जब मैं 50,000 रुपये दूंगा हजूर, मैंने डाकू भी छुड़वाने हैं, मैंने चोर भी छुड़वाने हैं, मैंने जेब कतरा भी छुड़वाने हैं, मैंने जानी भी छुड़वाने हैं, मैंने शराबी भी छुड़वाने हैं। डिपार्टमेंट के फंड कहाँ जाते हैं? बहुत सवाल पैदा होता है, इसको भी छोड़ दें। सवाल ये बहुत सारे सवाल हैं कि जब भी DPO साहब यहाँ से जाते हैं, छोड़ दें DPO साहब आपको, हमने अफसरान देखे हैं टेची केस लेकर आते हैं, एक टेची केस एक ब्रीफ केस, जब जाते हैं उनके 3-3 ट्रक सामान के भरे हुए होते हैं। जब यहाँ पर रहीम यार खां आते हैं ज़िला रहीम यार खां में, तो रोते हुए आते हैं कि बड़े पंजाब के आखिरी ज़िला में जाते हैं, और जब वहाँ यहाँ के मज़े देखते हैं तो फिर रोते हुए जाते हैं, ओ यहाँ तो बड़े मज़े थे। सादकाबाद की तहसील जो है, सादकाबाद की तहसील सुना है वहाँ के सर्कल के तमाम थाने ठेके पर हैं, ये शुनीद है। अब मेरे पास कोई इल्ज़ाम जो मैं आप पर नहीं लगा रहा, मगर ये बाज गश्त है। DPO साहब, जब आप कब्जा माफिया के सरगुना को प्रोटोकॉल देंगे, आप कब्जा माफिया का सरगुना जिसने एक बेवा यतीम बच्चियों की जायदाद पर सरेआम दिन दिहाड़े अदालती आर्डर की आड़ में एक इंतहाई कीमती जगह पर कब्जा करने की कोशिश की, वो हफ्ते को उसने कोशिश की, जुमेरात को पटवार खाने में सब लोगों के सामने बता रहा था। जब मैं DPO साहब के पास मिलने के गया तो गेट के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं DC साहब के पास गया और चिट दी तो चिट लेने वाले ने कहा, अच्छा चौधरी फलां आप हैं?
ڈی سی صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. حضور جب قبضہ مافیا کے سرغنہ کو آپ جیسے آفیسر اتنا پروٹوکول دیں گے تو وہ لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ سے پہلے کبھی ایسے اس انداز میں، بے شک وہ عدالتی حکم کی آڑ میں، کبھی اس انداز میں، اس جاریت والے انداز میں کبھی قبضے نہیں ہوئے خانپور میں. میں خانپور کا باسی ہوں، میری 63-64 سال میری عمر ہے. 1990 سے میں صحافت میں ہوں. بڑے بڑے آرڈر آتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے تحت ان آرڈروں کو گول کیا جاتا ہے. میں اس موضوع پر نہیں آنا چاہتا. حضور جان کی امان پاؤں تو ایک اور عرض بھی ہے، یہ بھی مارکیٹ کی ہے، کہ جو کوئی سیاسی جماعت کا کوئی کارکن، کوئی رہنما، کوئی برسر اقتدار جماعت کا کوئی بندہ آ جاتا ہے اور تو اور کسی کا سورس بھی آ جاتا ہے تو آپ اسے فل پروٹوکول دیتے ہیں. اور سنا یہی گیا ہے کہ آپ کے پاس آپ ایس پی کو بھی کھڑا رکھتے ہیں، آپ ڈی ایس پی کی بھی تذلیل کرتے ہیں. ایس ایچ او تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. حضور یہ آپ کے فوجی ہیں، آپ اپنے فوجی نہ تاڑیں جناب. آپ کی یہ فورس ہے، آپ ان کو بے عزت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. یہ کیسے کام کریں گے؟ جتنے بھی یہاں پر آفیسر ہیں، کچھ سمجھدار لوگ نکل گئے پتلی گلی سے اور کچھ نکلنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. کئی ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ امان والحفیظ، جب تک اسد سرفراز ہیں ہمیں اللہ کرے ہم لائن میں ہی رہیں، ہمیں تھانا نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے. حضور اس پر بھی آپ غور کیجئے گا. آپ اپنی فوج لتاڑتے ہیں، آپ کی انہی کی وجہ سے عزت ہے اور آپ ان کو رگھیتتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. لوگ منتظر مہدی سے بڑے خائف تھے، خاص طور پر جو پولیس میں کالی بھیڑیں تھیں نا، وہ سزا بھی دیتے تھے، جزا بھی دیتے تھے. اس کی وجہ سے کالی بھیڑیں بہت خائف تھی. جب آپ آئے تو لوگوں نے سمجھا بہار آ گئی، مگر بعد میں کچھ عرصے بعد بھی وہ ہو گئی باپ بیٹے والی کہ وہ صرف کفن اتارتا تھا اور یہ صاحب یہ کرتے ہیں. اس انداز میں آپ کو کسی نے نہیں کہا ہوگا. میں نے جرت کی ہے، جسارت کی ہے. قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. آپ کا جب دل چاہے مجھے پابند سلاسل کر دیں، مگر حق سچ بولنا میرا حق ہے، جمہوریت ہے. میں نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں. ہم عوام کے ٹیکسوں سے آپ کو اتنی بھاری تنخواہ اور آپ کے اخراجات ادا کیے جاتے ہیں تو آپ اس کا آؤٹ پٹ بھی دیں. آپ یہ ایک چور پکڑ کر اس پر 10 چوریاں ڈالتے ہیں، اس کی ریکوری کروا دیتے ہیں. اصل چور نہیں پکڑے جاتے حضور. اگر اصل چور پکڑ لیے جائیں تو یہ چوریوں کی وارداتیں تھم جاتی ہیں. جب آپ کے پاس کوئی ایک آدھ بٹیرا کسی کے پاؤں تلے آ بھی جاتا ہے تو پھر اس پر 20 چوریاں ڈال کر، 20 آدھا درجن ڈکیتیاں ڈال کر اس کے گھر بکوایا جاتا ہے، اس کی ماں کے زیور بکوائے جاتے ہیں، اس کے گھر کے جانور بکوائے جاتے ہیں اور وہ ریکوری ڈلوائی جاتی ہے. اور پھر ریکوری پر ایک اور پریس کانفرنس ہو جاتی ہے کہ ہم نے اتنی لاکھوں کروڑوں روپے کی ریکوری کر لی ہے. حضور بس کر دیجیے، بس کیجیے. ہمارا ضلع نہیں متحمل نہیں ہو سکتا. بہت چوریاں، بہت ڈکیتیاں، بہت وارداتیں بڑھ گئی ہیں. خدا کے لیے یا اس پر کنٹرول کریں یا اس کا کوئی اور حل نکالیں. اب میری بات نہ تو عثمان بزدار صاحب تک پہنچے گی، نہ عمران خان صاحب تک پہنچے گی. ان کے پاس میری بات پہنچ بھی جائے تو راستے میں جن کی آپ جی حضوری کرتے ہیں وہ آپ کا تبادلہ نہیں ہونے دیں گے. آپ یہیں رہیں گے، مجھے پتا ہے، میں بھی یہی ہوں. مگر آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنی اداؤں پر غور کیجیے گا. السلام.